चाहे जुम्मन मरे या जहीर मरे, लेकिन अशोक नहीं बचना चाहिए। इसलिए आप बम मारें, खुद को भी मारें। ये पागलपन उनके दिमाग में कौन डाल रहा है? आप उन मदरसों में सब्सिडीज दे रहे हैं, मौलवियों को तनख्वाहें दे रहे हैं ये पढ़ाने की, और फिर पूछते हैं कि जिहादी कहां से आते हैं। बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाली टोली को प्रताड़ित किया गया। महबूबा मुफ्ती 5 लाख का इंटरिम कॉम्पनसेशन चेक लेकर के उसके घर गई कि हमने गलती से मार दिया। ये किस तरह की आज़ादी की लड़ाई थी जिसमें लगा कि आज़ादी की लड़ाई हम इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं लड़ सकते, इन्हें तो भगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आज़ादी की लड़ाई तो नहीं थी। जितने नरसंहार हुए, जितने हत्याकांड हुए, जितने बलात्कार हुए, जितने अपहरण हुए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, किसी भी एक अपराध पर एक व्यक्ति को आज तक सजा नहीं हुई। तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, यहां रहने की क्या मजबूरी है? पूरा देश 1947 में स्वाधीनता मना रहा था, खुशी मना रहा था, और नेहरू जी ने हमें शेख अब्दुल्ला की गुलामी में छोड़ दिया। आपने एक स्टेटमेंट यहाँ तक दिया था कि उस वक्त नेहरू की जो भूमिका थी उस पर मरणोपरांत भी उनके खिलाफ केस चलना चाहिए था। मूर्खता की पराकाष्ठा है नेहरू। 1 जनवरी 1949 को सेना कहती रह गई हमें कुछ मोहलत दीजिए, नहीं, एक तरफा युद्ध विराम। नेहरू जी ने जो अपराध किए हैं वो अक्षम्य है। ये जो हमारे घरों में घुस गए, हमारी दुकानों में घुस गए, हमारे खेतों बागानों में घुस गए, हमारे व्यापार छीन लिए, नौकरियां ले ली, ये तो वहां के आम लोग हैं ना। कश्मीर या कश्मीरी की आजादी के लिए लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई इस्लाम के लिए थी। हम तो भाप की तरह उड़ जाएंगे, एक पीढ़ी और फिर ढूंढने के नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका के किसी राज्य में किसी व्हाइट क्रिश्चियन को इसलिए उसका घर छोड़ना पड़े क्योंकि वो व्हाइट क्रिश्चियन है, या पाकिस्तान के किसी शहर से किसी मुसलमान को इसलिए भगा दिया जाए कि वो मुस्लिम है। नहीं ना। लेकिन एक कमाल भारत के कश्मीर में हुआ, जहां 36 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं को इसलिए उनके घर से निकाल दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। और अफसोस की बात यह है कि इस देश में किसी को इससे फर्क ही नहीं पड़ा। बहरहाल, इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने एक्टिविस्ट और स्कॉलर सुशील पंडित जी मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, आभार मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। सुशील जी, अमूमन हम इस तरह के तल्ख या यूं कहें कि टीज भर इंट्रो से शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी किसी मामले में सीधे ही बात पे या पॉइंट पे आ जाना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मैंने इंट्रो कहा कि जब भी मैं कश्मीर समस्या के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी जो त्रासदी एक भारतीय के नाते, या यूं कहें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे धर्म हिंदू धर्म मिला उसके नाते जो सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है वो यही होती है कि हिंदुस्तान शायद पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क होगा जहां उसकी एक मेजॉरिटी कौम को, हिंदू को, किसी राज्य से इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कोई और अपवाद या उदाहरण है? मुझे तो नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही इस बात को उठाया। ये एकमात्र अपवाद है दुनिया में कहीं भी। अपने ही देश में विस्थापित हो जाना, निष्कासित हो जाना, एक भयंकर हिंसा, जघन्य अपराधों की लड़ी के चलते निकल जाना, खाली हाथ, जो जेब में है, जो हाथ में है, उसे लिए आप अपना घर बार छोड़ दें, अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों को साथ लेकर निकल चलें। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ रहेंगे पता नहीं। और ये तब जब जाड़ा था, सर्दियों में जनवरी का, आप घरों में ठंड महसूस करते थे, बिस्तर में ठंड महसूस करते थे, और आप बस निरे कपड़े पहनकर खुले आसमान के नीचे निकल पड़े हैं। ये जतलाते हुए नहीं कि हम जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जोखिम था। बिल्कुल ऐसा न लगे पड़ोसियों को, आसपास किसी को, कि हमने घर छोड़ दिया है। ऐसा जतला रहे थे मानो यहां बाजार तक जा रहे हैं, या किसी डॉक्टर के पास, या किसी स्कूल कॉलेज, और निकल गए। जो पहला वाहन मिला, बस मिली, जो कुछ
हाथ लगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों ने अपने निकट के रिश्तेदारों तक को, अपने बहुत खास यार दोस्तों तक को नहीं बताया। और जब ये लोग एक दूसरे से जम्मू में मिले तो आंख नहीं मिला सके कि तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गए। हाँ, कि तुम भी यहां हो, कि जाने से पहले बता देते। लोगों में ये बरसों तक एक शर्म की तरह गड़ गया आपसी रिश्तों में कि मुझे भी साथ ले लेते या मुझे भी बता देते, जान पे ही तो बनाई थी ना सबकी। ऐसी स्थिति भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, इतनी ये समस्या पेचीदा है, या यूं कहूं कि इसके इतने सारे डायमेंशन है, तो कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन जैसे जैसे सवाल मेरे दिमाग में आते हैं पूछता हूँ। एक जो सवाल, जो कश्मीर में जो भी कुछ हिंसा होती है, मिलिटेंसी उसे जो शब्द नाम दिया जाता है, उसके पीछे दलील ये दी जाती है कि कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई है। ठीक है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि कश्मीरी पंडित जो 90 से पहले वहाँ पर रह रहा था, कश्मीरी तो वो भी था, तो ये किस तरह की आज़ादी की लड़ाई थी जिसमें लगा कि आज़ादी की लड़ाई हम इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ नहीं लड़ सकते, इन्हें तो भगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आज़ादी की लड़ाई तो नहीं थी जी। क्योंकि अगर आज़ादी की लड़ाई होती तो स्टेट के खिलाफ तो लड़ी जा सकती थी, आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, लेकिन अपने ही लोगों को भगाकर कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती। नहीं, सही बात है, और ये मुझे समझ भी आता है। हमारा कश्मीरी होना हमारे काम नहीं आया, हमारा हिंदू होना हमारा सबसे बड़ा अपराध बन गया। तो कश्मीर या कश्मीरी की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई इस्लाम के लिए थी। ये एक मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू बहुल भारत से बाहर आने की लड़ाई थी। ये जिहाद था, जिसे आज भी हमारे कर्णधार, हमारी सरकारें ये शब्द मुंह से निकालने में कतराती हैं, बचती हैं। इसीलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पॉइंट पे ही बात पूछी आपसे कि इधर उधर हम क्या बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कश्मीरी होना, हमारा हम ज़बान होना, हमारा हमसाया पड़ोसी होना, हमारा उनका इलाज करना, उन्हें पढ़ाना, ये सेवाएं देना कोई काम नहीं आया। हमारा हिंदू होना, हमारा भारत के प्रति देशभक्त होना, ये हमारा सबसे बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम उनके साथ पाकिस्तानी झंडे लेकर हुजूम में भारत के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे। और क्योंकि ये इस्लाम की लड़ाई है तो हर गैर मुस्लिम दुश्मन है। तो उनको, उनके दिमाग में इस बात को लेके कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था, कोई शंका नहीं थी, कोई शर्म भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया था। अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। उनके लिए ये अपने मकसद में सबसे पहला कदम था। क्योंकि देखिए, हम लोग भले ही 5-6% से ज्यादा नहीं थे घाटी में, लेकिन हम लोग छितरे हुए थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां 1 या 2 घर हिंदुओं के नहीं रहे हों। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था 100-200 घरों का जिसमें 5-10 घर हिंदुओं के न रहे हों। ऐसा कोई कस्बा, जिला, मतलब हम पूरे कश्मीर में बिखरे हुए थे। और इसका एक ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि कश्मीर तो पूर्णतः हिंदू बौद्ध था। जब जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ तो हमारे आसपास के लोग बनते चले गए मुसलमान, और जो बच गए, जिन्होंने रेजिस्ट किया, वो टापुओं की तरह कट फट गए। हाँ। ऐसा नहीं था कि हम लोग कहीं बाहर से आए थे तो सोचा इकट्ठे रहेंगे एक जगह सुरक्षा के लिए। जब बिखराव आया तो जिन लोगों ने रेजिस्ट किया, जिन लोगों ने हर तरह की प्रताड़ना को सहा और अपनी आस्था, अपना मूल, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, वो छोटे छोटे टापुओं में बिखर गए। क्योंकि हम हर जगह थे तो जिहाद को ये डर था कि हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नजर सब पर है। हम मोहल्ले में हर एक को जानते हैं। आपको मुखबिर के तौर पर देखते थे। जी।
तो जब तक ये लोग हैं हमारे जिहाद की राह में रोड़ा बने रहेंगे। तो इसलिए हमारा कसूर सिर्फ इतना था। समझ और कुछ बिल्कुल। माफ कीजिए। सर, इसमें सुशील जी सवाल मेरा ये था, जो बड़ा सहज बात भी है कि 19 जनवरी 1990 का वो दिन था जहाँ से वो सामयिक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, और उससे कुछ वक्त पहले से तमाम चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल इससे निकलता है कि 47 के बाद से लेट 80s तक वहीं पर ये कश्मीरी पंडित रह भी रहे थे। तो क्या ये सिलसिला तब भी होता था? किस फॉर्म में उनके साथ यूं कहूं कि भेदभाव होता था या उन पर दबाव डाला जाता था? वो 30, 35, 40 सालों में क्या था? क्योंकि अगर वो 35 सालों तक रह रहे थे तो अचानक लेट 80s में क्या हुआ? अचानक से कितने बुरे हाल साल 2 साल में हालात पैदा हो गए कि उन्हें वहां से भागना पड़ा? वो 35 साल कैसे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये भ्रांति है और ऐसा बताया सिखाया गया है कि तब घी और शहद की नदियां बहती थीं, आपसी सौहार्द था, भाईचारा था, बड़ी मिलनसारिता थी, हम लोग दूध और शक्कर की तरह एक साथ रहते थे। ये सब इतना बड़ा ढोंग है, इतना बड़ा झूठ है, मैं क्या बताऊं। मैं स्वयं दिल्ली में पैदा हुआ हूं और उसका कारण ये है कि मेरे पिता को पोस्ट ग्रेजुएशन की गुंजाइश कश्मीर में नहीं मिली गई। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आना पड़ा, और ये बात उनकी पीढ़ी के सब लोगों के साथ थी, चाहे वो मेरिट लिस्टर ही क्यों ना हो। एक मोतीलाल टिक्कू जी थे, वो फिजिक्स में ग्रेजुएशन में मेरिट लिस्ट में आए टॉप 10 में। अब उन्हें एमएससी फिजिक्स करना था जिसमें 60 सीटें थी। इन्होंने सोचा मैं तो मेरिट लिस्टर हूं, मुझे नहीं लेंगे तो किसे लेंगे? सही बात है। तो जो पहली 42 नाम आए 70%, उसमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमान थे। वो उस मेरिट लिस्ट में हिंदुओं को टाप कर डाले गए। वो मेरिट लिस्टर थे, लेकिन जिसमें हिंदू नाम काट दिए गए और उसके बाद जो मुसलमान बचे वो 42 लिस्ट आई। तो ये अपने प्रिंसिपल के पास गए, मैं कहा कि मेरा क्या कसूर है? उन्होंने कहा अभी तो 42 आए हैं, बाकी के 18 देखते हैं। बाकी के 18 वो कश्मीरी मुसलमान थे जिनकी सिफारिशें थीं, वो मेरिट लिस्ट में नहीं थे। तो 70 के 70 नाम ऐसे 60 के 60 नाम, सॉरी, ऐसे चले गए। ये फिर गए, उन्होंने कहा आपने तो दिलासा दिया था। तो जवाब आया, तुम्हारे लिए तो सारा हिंदुस्तान पड़ा है, यहीं क्यों हो? बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं बाहर जाके पढ़ूं, खर्चा कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा देखते हैं। तो एक पॉलिसी आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको लोन देंगे ताकि आप बाहर पढ़ने जा सकें, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि जब आप पढ़ाई करके वापस आ जाएं तो आप कश्मीर में ही नौकरी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लोन मैं चुकाऊंगा, कश्मीर में नौकरी करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि मैं कश्मीर के बाहर क्यों नौकरी करने जाऊंगा? इसका मतलब आप नौकरी देंगे? उन्होंने कहा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और पढ़ाई खत्म करते ही लोन चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो फिर मैं क्या करूंगा? कहते साल भर तो कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा। इनको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की सीट मिली, मेरिट लिस्टर थे। इन्होंने यहां से सिविल इंजीनियरिंग पूरी की, वापस घर पहुंचे, हफ्ते भर के अंदर नोटिस आ गया कि आप लोन चुकाइए। नौकरी है नहीं, कहां से चुकाएंगे? बड़ा लोन था। माँ बाप ने दौड़ धूप की, उधार लिया, गहने बेचे, कुछ ना कुछ किया, क्योंकि कुर्की का नोटिस आ गया था। उन्होंने लोन चुकाया, साल भर बैठे घर बेकार। उसके बाद दिल्ली वापस आए, यहां डीडीए में वो इंजीनियर हुए और अपने प्रोफेशन में, अपने डिपार्टमेंट में टॉप पर जाकर रिटायर हुए, चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुए। खुद डीडीए के एक मकान में मंदाकिनी में रहा करते थे। ये लेट 50s की बात है। उनकी 2 बेटियां हुई। मैं जब उनसे मिला,
वयोवृद्ध हो गए थे। मैंने कहा मुझे आपकी टेस्टिमनी चाहिए। उन्होंने मुझे लिख करके वो टेस्टिमनी दी। तो ये मेरे पिताजी की जनरेशन के साथ हुआ। हमको रिस रिस कर, कट कट कर, टुकड़ों में बूंद बूंद कश्मीर से निकलने पर विवश होना पड़ा। लेकिन सुशील जी, एक नैरेटिव जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसके उलट ये था। मुझे अभी भी याद है कि जब ये सब कुछ हुआ तो एक बहुत बड़ी टीवी पत्रकार है, उनका एक पीस टू कैमरा वायरल हुआ। उसमें वो ये कह रही थी कि जो उस वक्त जो कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ लोकल लोगों को गुस्सा ये था कि ये कश्मीरी हिंदू हर बड़े पद पर बैठे थे और लोकल लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। और आप जो स्थिति बता रहे हैं वो तो सामान्य है, क्या बहुत ही गिरी हुई है। तो मतलब ये मतलब नैरेटिव और भी किस हद तक बिल्कुल खिलाफ चल रहा है, उल्टा चल रहा है, इसे क्या क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर 50s में ऐसा नौजवानों के साथ हो रहा था, हाँ। लेकिन जो 40s में सिविल सर्वेंट बन गए थे, देखिए 47 हाँ, तक तो डोगरा रूल था। सही बात है। उस वक्त जो नौकरी पा गए थे, उस वक्त जो अपने मेरिट पे आ गए थे, जिन्होंने सेंटर में नौकरी की, सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किए, ब्यूरोक्रेट्स बने, डिप्लोमैट्स बने, हाँ, वो अपनी मेहनत पर, अपने मेरिट पर बने। बिल्कुल। कश्मीर में स्कूल ड्रॉप आउट्स को नौकरी देने की मजबूरी कश्मीर की व्यवस्था की हो सकती है। सरकार, केंद्रीय सरकार की तो नहीं थी, केंद्रीय सरकार के बैंकों की नहीं थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की नहीं थी। ये केंद्रीय सरकार की कुछ संस्थाएं थीं, बिल्कुल, जिसमें चाहे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो, सिविल सर्विस हो, फॉरेन सर्विस हो, पुलिस सर्विस हो, जो कि मेरिट पे जाते थे। तो जब हमारे पास और कोई बचा नहीं उपाय, विकल्प, हम यहाँ पर आए। मेरे पिता भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आए दिल्ली में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स डिप्यूट होते थे, तो वो भी आंख में खटकते थे, क्योंकि आप सेंध लगाकर पुलिस सर्विस में नहीं आ सकते, सिविल सर्विस में नहीं आ सकते। सही बात है। आप सिफारिशें लगाकर स्टेट गवर्नमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर 370 का कवर है। केंद्र सरकार वहां दखल नहीं दे सकती कि आप यहां कैसे चुनाव कर रहे हैं। स्वायत्तता के नाम पर शेख को अपना शेखडम मिल गया था। सही बात है। और वहां थंब रूल था, अनरिटन, कि 70% जॉब्स तो यहां के मुसलमान को मिलेंगे, बाकी के कुछ 25% जम्मू में जाएंगे, और वहां भी जम्मू के मुसलमान को ज्यादा, और 5% लद्दाख जाएंगे अगर कुछ बचता है तो। अगर 6 नौकरियां हैं तो उसमें 5% लद्दाख कहाँ, कुछ भी नहीं है। 7 नौकरियां, 8 नौकरियां, जितनी वैकेंसीज हैं, तो 5% तो तभी आएगा जब 20 में से 1 जाएगी वहां। तो इस तरह लद्दाख के साथ एक भेदभाव होता रहा। लद्दाख में भी करगिल में शिया मुसलमान है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। जम्मू में भी मुसलमान है, पहाड़ी मुसलमान है, राजौरी पुंछ के मुसलमान है, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। तो हिंदू के साथ एक अलिखित, अघोषित भेदभाव इंस्टीट्यूशनलाइज था, संस्थागत था, और उनसे कहा जाता था तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, यहां रहने की क्या मजबूरी है। तो ऐसे रिस रिस कर वहां से पलायन होता, कराया जाता रहा। मैं नहीं कहूंगा होता रहा, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। फोटोसिंथेसिस की तरह के सूरज की रोशनी पड़ती है, क्लोरोफिल से ऑक्सीजन बनता है, प्रोटीन बनता है। इसके लिए नीति बनी, निर्देश दिए गए। अब जो लोग फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे उनसे आगे निकल के उनके बॉस बन गए, इनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। बताइए। प्रोफेशनल टॉर्चर की, संत्रास की, यातना की, मानसिक वेदना की पराकाष्ठाएं देखी हैं कश्मीर में हिंदुओं ने, कि आपके पढ़ाए हुए नालायक बच्चे उसी डिपार्टमेंट में आपके बॉस बन जाते हैं और आप वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसे मजबूर किए जाते हैं बाहर जाने को, और ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। पूरा देश 1947 में स्वाधीनता मना रहा था, खुशी मना रहा था, और नेहरू जी ने हमें शेख अब्दुल्ला की गुलामी में छोड़ दिया।
एक बात मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम 47 के आसपास जो हालात थे, जिस पर आप बड़ा खुल के कहते हैं, आपने एक स्टेटमेंट यहाँ तक दिया था कि उस वक्त नेहरू की जो भूमिका थी और यूं कहें कि उनकी जो गलत भूमिका थी उस पर मरणोपरांत भी उनके खिलाफ केस चलना चाहिए था। आपने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया। जी जी जी। थोड़ा इसको एलाबोरेट करेंगे। पहले तो मुझे बताइए उस वक्त की सूरत क्या थी, क्योंकि जो दो इसमें नुक्ते नज़र आते हैं या दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। एक तो ये है कि राजा जो उस वक्त थे वो तैयार नहीं हो रहे थे, है ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जाने में उनका डर ये था कि तो इस्लामिक मुल्क है और हम तो एक हिंदू मेजॉरिटी है, मैं तो हिंदू राजा हूँ, और हिंदुस्तान के साथ आने में उनका डर ये था कि हिंदुस्तान तो डेमोक्रेसी है तो मेरी राजशाही चली जाएगी। वो इस कन्फ्यूज़न में थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने नेहरू को कह रखा था कई महीनों से कि हाँ हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन नेहरू चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला उनके पास कमान जाए, क्योंकि जो स्टेट है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। पहले तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, क्या था? हाँ, ये जो पहला वाला आपने कारण बताया ये एकदम गलत है। ये उनको अपमानित करना, उनकी छवि बिगाड़ना, उन पर लांछन लगाना, तोहमत लगाना उसके बराबर है। और ये बहुत ही घृणित काम हुआ, क्योंकि ये वो महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेज की दुश्मनी मोल ली। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, उस वक्त मुश्किल से 30-31 वर्ष का था महाराजा हरि सिंह। बिल्कुल। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये जतलाने के लिए कि देखिए साहब, प्रिंसली स्टेट्स के जो 14 नुमाइंदे आप प्रिंसेस हैं यहाँ पर, वो सॉवरेन रूलर्स हैं प्रिंसली इंडिया के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम बाकी के इंडिया के ब्रिटिश रूलर्स हैं। ये कांग्रेस कौन सी बला है, इसने कौन सा चुनाव जीता है, इनके पास कौन सी सॉवरेनिटी है, कौन सी ताकत है, इनको किसने चुना है, इनकी क्या लेजिटिमेसी है, ये कौन होते हैं आज़ादी, सेल्फ रूल, ये सब मांगने वाले। तो उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि देखिए, सबसे पहले तो भारत को प्रिंसली इंडिया और ब्रिटिश इंडिया में बांटना बंद कीजिए। वी आर वन नेशन। अरे वाह। ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में कुछ रियासतें हैं जिनके साथ आपने ट्रीटीज साइन की हैं और वहां आप इनडायरेक्टली रूल करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन की जहमत आप नहीं उठाना चाहते। आप चाहते हैं कि राजा महाराजा जमींदार निचोड़ें अपनी अपनी प्रजा को और आपको नजराने देते रहें। आप क्यों ब्यूरोक्रेसी पे पैसा खर्च करेंगे? हाँ। और फिर कुछ जहां जहां आपके राजा महाराजा नहीं मानते थे, जहां आप खुद लालच में थे, आपने एक ब्रिटिश इंडिया बना लिया। ये एक्चुअली इट इज वन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, आप एक यूरोपियन पावर हैं, आप भारत में क्या कर रहे हैं? कितनी देर और रहेंगे? भारत की आजादी की जो मांग है वो लेजिटिमेट मांग है। आप इसको सीरियसली कंसिडर कीजिए और समय तय कीजिए कि आप कब जाएंगे। बड़ी शालीनता से उन्होंने ये समझाया, अंग्रेज को पसंद नहीं आया। तीसरी बात जिस पे अंग्रेज उनसे खफा हुआ वो ये थी कि 1919 में सोवियत रूस में क्रांति हो गई थी और सोवियत रूस एक विस्तारवादी सत्ता थी, तो उनके पास गर्म पानी के बंदरगाह नहीं थे। वहाँ सर्दियों में बर्फ जम जाती थी, दुनिया भर में जाने मुश्किल होती थी। तो इनका एक साउथवर्ड एक्सपेंशन चल रहा था, जिसमें इन्होंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सबको लपेट लिया था सोवियत संघ ने। और अब ये अंग्रेज एम्पायर जो था, इसको ये चिंता थी कि एक तो ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, दूसरा ये रॉयल्टीज के खिलाफ है, तीसरा ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है। तो ये तो मतलब हमारे खिलाफ ही है सीधा सीधा सोवियत संघ। बिल्कुल। और ये नीचे साउथवर्ड आते आते ये भारत को भी निकल जाएंगे, अफगानिस्तान। तो इन्होंने उस वक्त कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान जो था वो सोवियत रूस की सीमा के सबसे नजदीक, बीच में सिर्फ बाकन कॉरिडोर पड़ता है अफगानिस्तान का। तो इन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि ये हमें एक 99 ईयर लीज पे दे दीजिए, हम यहाँ पर अपनी गैरिसन बिठाएंगे, हम टोह लेंगे, नजर रखेंगे सोवियत रूस के साउथवर्ड एक्सपेंशन को, उसको रेजिस्ट करेंगे। तो महाराजा ने कहा मैं अभी आपसे कह के हटा हूं कि क्या काम है? हाँ, अब आप दिन गिनिए, अब तय कीजिए कब जाना है। तो 99 साल की लीज का कोई समाज मतलब ही नहीं पैदा होता। तो अंग्रेज इस बात पे भी खफा था। तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को
उनको पता था कि सबसे कमज़ोर कड़ी इस महाराजा की ये है कि ये हिंदू राजा है और लगभग 70-75% इसकी पॉपुलेशन मुसलमान है। तो वहाँ के मुसलमान को भड़का कर इस राजा को थोड़ा कसा जा सकता है। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को मोहरे के रूप में चुना। शेख अब्दुल्ला की शादी एक अंग्रेज की बेटी से हुई थी, निडोज। तो उसने इनका एजेंट बनना शुरू किया। मानना फारूक अब्दुल्ला की शादी भी एक अंग्रेज की बेटी से हुई। हाँ, बिल्कुल। तो ये आधे पौने अंग्रेज ही हैं। तो अंग्रेज के लिए ये बहुत मुफीद लोग थे। और शेख अब्दुल्ला उनका एजेंट बना और उसने वहाँ अफरा तफरी की। 1931 में राइट्स हुए, 13 जुलाई के राइट्स हिंदुओं के लिए, मतलब 2 सदी में, 1 सदी में पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि पठानों के जाने के बाद सिख डोगरा रूल में हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो ऑर्गेनाइज राइट्स थे, बहुत बुरी हालत हुई और वो कई महीनों तक चले, पूरे कश्मीर रियासत में फैले। तो महाराजा को समझ में आया कि ये लोग खुराफात कर रहे हैं और मुझे सेना का आकार नहीं बढ़ाने दे रहे हैं। ट्रीटी का वो हिस्सा था, वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था कश्मीर में। तो उस महाराजा ने झक मारकर इनको गिलगित बाल्टिस्तान लीज पे दे दिया 1935 में आके। पिंड छोड़िए। लेकिन तब तक शेख अब्दुल्ला बोतल के जिन की तरह बाहर आ चुका था। और नेहरू को लगा कि जिन्ना के काउंटर फोर्स में, काउंटर पॉइंट में शेख अब्दुल्ला का एक मुस्लिम लीडर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बढ़ावा दिया। ये एक इतिहास का बड़ा रोचक पहलू है। जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार फिर चुने गए गांधी जी की विरोध के बावजूद, तो गांधी जी के जो जितने चेले चपाटे थे उनको लगा कि अब तो कांग्रेस हाथ से गई। तब जवाहरलाल नेहरू ने ये दलील देते हुए कि कांग्रेस तो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स की मुखालफत के लिए बनी है, जो प्रिंसली इंडिया में भी तो वहाँ के लोग भारत के ही लोग हैं, उन्हें भी तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। और ये जितने भी राजे रजवाड़े हैं ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, इनके साथ इनकी संधियां हैं, तो इनके खिलाफ भी होना चाहिए। तो उन्होंने एक ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई और उसके अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के पैरेलल एक बॉडी बनाई उन्होंने। और इधर उन्होंने सुभाष जी को परेशान करना शुरू किया, उनके साथ असहयोग किया। कांग्रेस की जितनी सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने जो जो काम उनको दिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, काम बांटते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चेलों ने कहा कि सुभाष से असहयोग कीजिए, काम मत लीजिए उनसे। तो तब झक मारकर सुभाष बोस ने इस्तीफा दिया और कहा संभालो अपनी कांग्रेस, मैं चला। मतलब जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी निजी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई चल रही थी। जी। और नेहरू फिर बने इंटरिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा स्टेट, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसको दूं? तो शेख अब्दुल्ला को बुला के उसका अध्यक्ष बना दिया। तो एक नेशनल लेवल पे शेख अब्दुल्ला को रोल दिया और शेख अब्दुल्ला से कहा कि उस राजा को परेशान करो जो पेट्रियोटिक राजा था। ऐसा नहीं था कि कुछ राजा मजबूरी में संधि में थे अंग्रेजों के साथ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। हाँ। कुछ राजा थे पिट्ठू थे, लेकिन कुछ राजा, इन्होंने कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इनडिस्क्रिमिनेटली सब राजाओं को अपने खिलाफ कर लिया। और शेख अब्दुल्ला को कहा कि ठीक है, महाराजा के खिलाफ मुहिम शुरू करो। उसने क्विट इंडिया मूवमेंट की नकल में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की और मतलब लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो शेख अब्दुल्ला के साथ इन्होंने दोस्ती पाल ली और शेख अब्दुल्ला को उकसाया कि साहब जिन्ना की लीडरशिप मत मानो। जिन्ना के साथ भी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भी एक लड़ाई थी। बिल्कुल। गांधी ने तो ये भी कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। उसका विरोध सबसे पहले नेहरू ने किया कि संयुक्त भारत का प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दो तो देश बंटने से बच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कैसे हो सकता है। तो इसके चलते शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती के चलते इन्होंने महाराजा को कहा कि इसको राजपाट सौंपो, इसके साथ सत्ता शेयर करो। जब तक ये आपका नुमाइंदा प्रतिनिधि बनकर नहीं आएगा दिल्ली, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और पटेल जी को कहा था कि कश्मीर का काम मैं देखूंगा।
आप शेष देश को इकट्ठा करने के लिए जोड़ तोड़ करो, जो कुछ करना है, कश्मीर मैं संभालूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते। पटेल जी ने कहा ठीक है सरदार साहब। अब खुद नेहरू जी ने जून 1952 में एक नवनिर्वाचित संसद में खड़े होकर के ये कहा कि महाराजा हड़बड़ी में था, जुलाई में ही आ गया था मेरे पास कि देश के साथ मैं विलय करना चाहता हूं। मैंने रोका कि कश्मीर एक पेचीदा मामला है, इसमें हड़बड़ी की कोई जगह नहीं है। ये नेहरू जी ने खुद संसद में ये खुद स्टेटमेंट है उनकी संसद में, शायद 24 जून की स्टेटमेंट है कि महाराजा हड़बड़ी में थे। और फिर महाराजा को समझाया गया कि देखो अभी हैदराबाद और जूनागढ़ का होना बाकी है, थोड़ा ठहर जाओ। उधर जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ विलय की घोषणा कर दी। उनसे पूछा गया कि ना तो साहब आपकी सीमा लगती है पाकिस्तान से, ना तो यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम बहुल है, तो किस आधार पर की है, कौन सी सीमा? उसने कहा कि समुद्र से सीमा लगती है पाकिस्तान से। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की बेबुनियाद और पागलपन जैसी शर्तें जब आईं, तब भारत को लगा कि पाकिस्तान इस मामले में, जिन्ना इस मामले में रीजनेबल नहीं है और वो किसी भी तरीके से जमीन हथियाने के मोड में है, विस्तार के मोड में है। फिर भी हमने कश्मीर को विलय नहीं होने दिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस वक्त ट्रीजन, हाई ट्रीजन, देशद्रोह के मामले में कारागार में था। और आप कश्मीर के महाराजा को कहें कि इसको अपना, कितना अपमानजनक है। सही बात है। और उनके प्रधानमंत्री आए, बैठे रहे, रामचंद्र काक आए, मेहरचंद महाजन आए, उन्होंने प्रधानमंत्री बदले अपने ताकि नेहरू उनसे बात करें। नेहरू ने बिठाए रखा, बात नहीं की, कहा जब तक शेख अब्दुल्ला नहीं आएगा नहीं करेंगे। तो नेहरू की जिद क्या थी कि वहां पर शेख अब्दुल्ला को भेजा जाए? कि उनको ये भी है कि चूंकि उनकी बहुत सारे जो उन्होंने कदम उठाए, उसमें लगता है कि दुनिया को मैं ये मैसेज दूं कि मैं कितना मॉडर्न हूं, सेकुलर हूं, मैं कितना सेकुलर हूं, कि अगर स्टेट मुस्लिम है तो उसका जो हेड होगा वो भी मुस्लिम होगा। मतलब आप खुद अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पटेल की होते खुद अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिन्ना को नहीं बनने देते हैं, देश टूटने देते हैं, लेकिन दूसरे की महत्वाकांक्षा पे आपको एतराज है। और उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो तो उसका हकदार है, उसको अधिकार मिला है इसका कि वो तय करे। हाँ। जैसे जिन्ना ने कहा कि तय करने का अधिकार रूलर्स को है, क्योंकि तब कांग्रेस ने ये कहा था कि भारत का विभाजन तो हो गया, रजवाड़ों का क्या करेंगे? तो एक बहुत अच्छा उपाय, विकल्प था कि हम सब जगह रेफरेंडम करा लें, लोगों से पूछ लें कहाँ जाना चाहते हो। बिल्कुल। तो ये जिन्ना ने कहा था कि आपने देश का विभाजन रेफरेंडम करा के किया है क्या? लोगों से पूछ के किया है? नहीं ना। किसने किया है? आपने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप यहाँ के सार्वभौमिक सत्ता अधिष्ठान हैं, आप रूलर हैं, क्राउन रूलर है। क्राउन ने तय किया कि यहाँ सर सिरिल रैडक्लिफ आएंगे, वो लकीर खींचेंगे नक्शे पे। तो इस वक्त रजवाड़ों के रूलर कौन है? जो सॉवरेन रूलर्स हैं। जैसे आप सॉवरेन रूलर थे ब्रिटिश इंडिया के, आपने तय किया, ये तय करने दो रजवाड़ों के रूलर्स को। उसमें एक निहित स्वार्थ ये था कि अधिकांश जो रूलर्स थे, नवाब थे, मुस्लिम थे, मुसलमान थे। उनकी जनता से पूछें, जो हिंदू है तो वो तो भारत चुनेंगी, तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो निज़ाम हो, नवाब भोपाल हो, नवाब जूनागढ़ हो, नवाब अटक हो, इन नवाब ये फंड करते थे मुस्लिम लीग को, तो इन्होंने कहा उन पर छोड़ दिया जाए। उसका एकमात्र अपवाद ये था कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या कश्मीर में थी, रूलर हिंदू था। तो उन्होंने कहा ये तो इट्स एन एप्पल इन माय पॉकेट। कश्मीर जो एक सेब है वो मेरी जेब में है। क्यों? क्योंकि सीमा पाकिस्तान से लगती है, मैं कभी भी हस्तक्षेप कर सकता हूँ। अधिकांश बहुमत जनसंख्या मुसलमान है, वो खुद विद्रोह कर देंगी, भारत में नहीं रह पाए, भारत उन्हें नहीं रख पाएगा। और तीसरा, जितने भी रास्ते हैं कश्मीर को जोड़ते हैं, सड़क का हो, रेल का हो, पाकिस्तान होते हुए जाते हैं। जम्मू का रास्ता रणबीर सिंहपुरा से होते हुए सियालकोट जाता है। कश्मीर का रास्ता मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला होते हुए श्रीनगर आता है। भारत से कोई सड़क का रास्ता, रेल का रास्ता है ही नहीं। तो चाहे मिट्टी का तेल क्यों ना हो, नमक क्यों ना हो, डाक व्यवस्था क्यों ना हो, कश्मीर पूरा आश्रित है पाकिस्तान पर। हम किसी भी टाइम टाइट कर सकते हैं।
लेकिन हैदराबाद इतनी दूर है, मैं वहां नहीं हस्तक्षेप कर सकता। जूनागढ़, भोपाल, ये सब बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। इसलिए मुझे वहां के नवाबों को ताकत देनी पड़ेगी, अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन ये पटेल साहब की सूझबूझ थी कि उन्होंने सब संभाल लिए। हाँ। तो वो अधीर हो गए कश्मीर को लेकर, तो उन्होंने हमला कर दिया। कहने को उन्होंने कहा कि ये कबायली पठान हैं, उसमें पाकिस्तानी फौज शामिल थी। बाद में उन्होंने खुद एक्नॉलेज भी किया। जो उस फौज का नेतृत्व कर रहे थे, अकबर खान ब्रिगेडियर, उन्होंने किताब लिखी रेडर्स इन कश्मीर। उन्होंने डिटेल्स दिए कैसे किया। और भी बहुत से हैं, एक कर्नल ओंकार सिंह कलकट हैं, उनके साथ जो बीता हो तो उसके ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए, बड़ी गजब की कहानी है वो। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ये शेख अब्दुल्ला को अधिकृत करना चाहते थे अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल, मुसलमानों को बताने के लिए कि मैं आपका कितना हितैषी हूं, मैं कितना सेक्युलर हूं। और इस चक्कर में उन्होंने कश्मीर को वो सब दिया जो कि भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बनाने लायक था। लेकिन सुशील जी, यहीं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जिस शेख अब्दुल्ला पर इतना इन्वेस्ट किया नेहरू जी ने, भले उन पर भरोसा था, उनकी राजनीति पर भरोसा था, या दुनिया को दिखाना था मैं सेक्युलर हूं, लेकिन यही शेख अब्दुल्ला 3 या 4 सालों के बाद, 53 की बात है शायद, है ना, उनको जेल में डालना पड़ा क्योंकि वो कश्मीर में एक तरह से इंडिपेंडेंस या स्वायत्ता की बात कर रहे थे। मेरा सवाल फिर ये भी अगेन, क्या नेहरू की गलती नहीं थी? उस आदमी की इंटेंशन क्या है, शेख अब्दुल्ला किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, या वो उनकी जहनियत क्या है? इसका मतलब नेहरू समझ नहीं पाए ना, क्योंकि जिस आदमी पर आपने इतना भारी निवेश किया, इसके चलते अपने राजा को नाराज किया, उस राजा को उन्होंने देश निकाला दिया। वो मुंबई में जाकर के वहीं 1961 में उनका देहांत हुआ। उनकी अंत्येष्टि तक अपनी भूमि कश्मीर पर नहीं हो सकी। खैर, इन्होंने निवेश शेख अब्दुल्ला पे ऐसा, मूर्खता की पराकाष्ठा है नेहरू। उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वो मामला लेके गए, उस मामले की पैरवी के लिए इन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है, वहां का लोकप्रिय नेता है, वो जाके कहेगा कि मैं भारत में रहूंगा। तो शेख अब्दुल्ला अमेरिका, न्यूयॉर्क जाते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए। अब उन दिनों यात्रा कोई 2-4 दिन में आने जाने की नहीं होती थी, वहां बैठ के हफ्तों रहना पड़ता था। और उधर ये जो एंग्लो अमेरिकन नेक्सस है, उन्होंने घेर लिया। उन्होंने शेख को पटाया कि देखो हमने कैसे कैसे एमिरेट्स बनाए हैं, शेखडम्स बनाए हैं मिडिल ईस्ट में। तुम्हारे एक तरफ चीन है, एक तरफ सोवियत रूस है, एक तरफ पूरा भारत है। तुम स्विट्जरलैंड की तरह एक न्यूट्रल टेरिटरी जिसकी सिक्योरिटी गारंटीज हम देंगे, बन जाओ, इंडिपेंडेंट रूलर हो जाओ। और उसकी लार टपक गई। उसने आते ही यहाँ अनाप शनाप डिमांड्स करनी शुरू की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 370 इसी बहाने आया। उसके बाद उन्होंने अपना अलग झंडा मांगा, नेहरू ने दे दिया। उन्होंने अपना अलग संविधान मांगा, नेहरू ने दे दिया। उन्होंने ये तक कहा कि कश्मीर आने के लिए शेष भारत के नागरिकों को परमिट लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उसी परमिट का विरोध करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर में घुसे, वहां से जिंदा नहीं आ पाए। उनकी डेथ जिन हालात में, उस पर भी काफी सवाल है। उनका मर्डर हुआ। उनकी लाश उनकी मां जोगमाया देवी के पास पटक दी गई। वो लिखती रह गई चिट्ठियां नेहरू से कि इनकी जांच होनी चाहिए, जांच नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं 62 चीन का युद्ध तो बहुत बाद में हुआ। नेहरू जी ने जो अपराध किए हैं वो अक्षम्य है, और जब उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। और ये भी सच है ना सुशील जी की फौज ये कह रही थी कि आप हमें बस कुछ हफ्तों का वक्त और दे दीजिए, पूरा कश्मीर हम वैसे ही ले लेंगे। जो फौज को ये भरोसा था, उसके बावजूद आप यूएन में क्यों चले गए? पाकिस्तान की फौज भाग रही थी जान बचाकर। एक तो बात ये, फौज ने ये भी कहा कि देखिए हमने तो ये प्रूव कर दिया है कि ये पाकिस्तानी आक्रमण है। एक कमीशन नियुक्त किया था संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने, उसको कहते हैं जस्टिस ओवन डिक्सन कमीशन। ये ऑस्ट्रेलियन जज थे। जब भारत ये मुकदमा लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में गया कि पाकिस्तान आक्रमण करता है, और पाकिस्तान ने कहा हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इनके यहाँ विद्रोह हुआ है, तो वो ओवन डिक्सन यहाँ भारत आए
भारत ने उनको सबूत दिए। फिर वो पाकिस्तान गए, उन्होंने बताया ये सबूत हैं। तो पाकिस्तान ने कहा हाँ हाँ ये हमारे सैनिक हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में तो ये छुट्टी पे हैं जी, ये तो खुद अपने भाई बहनों की हमदर्दी में चले गए होंगे। तो माना उन्होंने कि हमारे सैनिक हैं। फिर उनकी सप्लाई लाइंस थी, उनकी रसद आती थी, उनके हथियार आते थे, गोला बारूद आता था, ताजा दम सैनिक आते थे। ये युद्ध 1.25 साल चला, ये बिना सप्लाई लाइंस के नहीं चल सकता था। तो भारतीय सेना ने कहा कि हमें इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ढहाना पड़ेगा, वरना आप गली गली गांव गांव पंचायत पंचायत लड़ेंगे, ये सालों चलने वाला युद्ध है। जो वॉर डॉक्ट्रिन्स हैं वो कहते हैं आप सप्लाई लाइन काटिए। नेहरू ने कहा आप एक गोली सीमा के पार नहीं चलाएंगे, आप ये युद्ध कश्मीर के चप्पे चप्पे पर ही लड़ेंगे। तो सेना के इस तरह हाथ बांधे गए। उसके बावजूद सेना ने खदेड़ा पाकिस्तानियों। 40%, लगभग 38% कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में था। 1 जनवरी 1949 को सेना कहती रह गई हमें कुछ मोहलत दीजिए, नहीं, एक तरफा युद्ध विराम। ये अपराध किए हैं। तो आपको क्या लगता है? एडवीना माउंटबैटन की बेटी है, ये उसने लिखा है, डॉटर ऑफ द एम्पायर उसकी किताब है, उसका नाम एलिजाबेथ है या कैमिलिया है, मुझे मालूम नहीं। डॉटर ऑफ द एम्पायर किताब का नाम है। उसमें वो कहती है कि मेरे पिता ब्रेकफास्ट में मेरी माँ से कहते हैं यू मस्ट आस्क नेहरू फॉर अ सीज फायर इन कश्मीर। ओके। एंड माई मदर आस्क्स व्हाई वुड नेहरू लिसन टू मी? एंड माई फादर टेल्स हर इफ यू आस्क he will listen। और ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। और ये कौन कह रहा है? ये माउंटबैटन की बेटी कह रही है। मतलब इसको कोई ऐसा भी नहीं कि कोई राह चलता आदमी या कोई हिस्टोरियन कह रहा है। आंखों देखी कानों सुनी, वो चश्मदीद है, वो उस कॉन्वर्सेशन के सामने बैठी है और उसको किसी ने कनपटी पे तमंचा रख के नहीं लिखवाई है ये किताब। तो इसलिए तो आप कह रहे हैं कि एक लंबा सिलसिला है गलतियों का। मतलब जो लोग कहते हैं वो हवाई बात नहीं है, भले ही शेख अब्दुल्ला में इन्वेस्ट करना हो, शुरू में हरी सिंह की बात ना मानना हो, और चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना हो, दुनिया भले ही कितना चेता रही हो आपको, और ऐसा नहीं कि कोई गलती ऐसी है कि इस गलती की वजह से किसी की कार चोरी हो गई, स्कूटर चोरी हो गया, यहाँ तो आपसे आपकी ज़मीन चोरी हो गई। 5 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होती है। 5 सितंबर 1947 को। भारत को आज़ाद हुए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। 15 अगस्त को आज़ाद हुए, बिल्कुल 5 सितंबर। क्योंकि हमने कश्मीर के महाराजा का विलय प्रस्ताव बार बार ठुकराया है और वो कह रहा है कि मेरे सीमावर्ती इलाकों में रेड्स हो रही हैं, मेरे सैनिक पूरे नहीं पड़ रहे हैं, मेरे पास गोला बारूद नहीं है, मुझे इमरजेंसी सप्लाई दी जाए। तो सरदार पटेल ये प्रस्ताव पास करते हैं कि भारत की ओर से जो सैन्य सामग्री है वो भेजी जाए, सप्लाई भेजी जाए। एक राज्य को सुरक्षा का अंदेशा है, भले ही वो हमारा राज्य नहीं। ये इंस्ट्रक्शंस जाते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। जब 22 अक्टूबर को हमला होता है तो पहला सवाल पटेल पूछते हैं कि वो सप्लाई गई थी कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं गई थी। ऐसे लिस्ट है पूरी कारणों की, विश्वासघात की। सुशील जी, मेरा बस इतना कहना सारी बातें सुनकर कि जब भी हम अतीत में कोई भी नेता रहा है, कोई भी पर्सनैलिटी रही है, तो उसको लेकर जो भी आंकलन करते हैं वो पूरी तरह से एक तरफा क्यों करते हैं? देखो उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, भले IITs बनाना हो, बाकी चीज़ें बनाना हो, उसको हम तकसीम भी करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उस पर हम चर्चा भी अगर एक पक्ष ना करना चाहे, क्योंकि जब तक आप गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक आप भविष्य में जो करने वाली गलतियां, होने वाली गलतियां, उस पर लगाम कैसे लगाएंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने देश के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, देश में चुनाव करवाए। एक प्रधानमंत्री के नाते उनके हाथों बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं। देखिए, हिटलर के हाथों भी बहुत से अच्छे काम हुए। आपको ऑन बैलेंस अच्छे कामों की सूची, बेकार कामों की सूची, अपराधों की सूची,
इन सब का जोड़ कर लीजिए, उसके बाद सब घटा जोड़ जमा करके देख लीजिए कि इस देश को आज जिन संकटों चुनौतियों का सामना है उसका जड़ मूल में कौन से निर्णय, कौन सी नीतियां हैं। आप कह रहे हैं चूंकि वो 70-75 साल पुरानी गलतियां आज भी हमें हॉन्ट कर रही हैं, आज भी वो हर दिन हमारी आंखों के सामने आ रही हैं, तो फिर बार बार सवाल आता है कि इन गलतियों के पीछे कौन था। अगर वो गलतियां नहीं होती, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती, तो फिर उन लोगों का नाम भी नहीं लिया जाता जो उसके पीछे थे। इतनी सी बात है। आईआईटीज तो बनने थे ना, एम्स तो बनने थे, वो तो बने, आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। आपने एक राजमार्ग बना दिया, एक एम्स बना दिया, कुछ आईआईटी बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं हम बैलगाड़ी में ही चलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये समय के प्रवाह के साथ विकास, विज्ञान, ये सब होता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज गति से होता है। बिल्कुल। लेकिन आपका देश की भूमि अखंडता को लेकर क्या दृष्टिकोण है? अक्साई चीन चला जाए और आप कहें कि वहां तो घास भी नहीं उगती है। हाँ, तो आप पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं अपनी गलती से। चीन का हमला हो जाए, आप कहें मेरा दिल असम के लिए रोता है, अलविदा असम, और फिर आप अपने आप को भारत रत्न दे दें। मतलब आप कमाल कर रहे हैं। आपके लिए एक भी वोट नहीं है कार्यकारिणी में, लेकिन आप फिर भी प्रधानमंत्री बनते हैं और आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेट हैं। तो आप कहने अक्षम्य गलतियां ये ना। आप बैन लगाते हैं पुस्तकों पर, फिल्मों पर, गानों पर, लोगों को जेलों में डालते हैं और आप सबसे बड़े लिबरल हैं। सुशील जी, आपने कहा कि धीरे धीरे जो स्टेट मशीनरी थी या संस्थागत तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, या उनको अनवांटेड फील करवाया जा रहा था। लेकिन फिर 80 के दशक में जो हिंसा हुई, जहाँ उनको लगा कि नहीं यार, ये जो तुम्हें हम थोड़ा थोड़ा परेशान करने से हमारा मन नहीं भर रहा, ये इसमें हो सकता है तुम और 30 साल लगाओगे, तुम्हें तो हमें अभी 6 महीने या साल में भगाना है। वो अर्जेंसी क्यों पैदा हुई? क्या उसके पीछे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी थी? लोकल लोगों को कैसे इंस्टिगेट किया गया? वो सारा कालचक्र क्या था? ये बहुत बढ़िया, उस समय का अगर आप देखें परिस्थितियां क्या थी। 1978 में रूस अफगानिस्तान आ गया, तो अमेरिका को लगा कि रूस को अगर यहाँ से खदेड़ना है तो पाकिस्तान को अपनी बेस बनाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को बेतहाशा हथियार और पैसा दिया गया। अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान आए, उनको पालने के लिए भी पाकिस्तान को सैकड़ों करोड़ डॉलर दिए गए। ये जो पाकिस्तान जतलाता है ना एहसान के हमने अफगान रिफ्यूजीज को 10 दशकों तक पाला, उसके पैसे वसूले इन्होंने, मोटी रकम वसूली। तो उस समय देखिए जियाउल हक तानाशाह बन गया था पाकिस्तान का। ये वो जियाउल हक है जिसको जिल्लत का सामना करना पड़ा था 1971 में, जब भारत के सामने 93,000 फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मुल्क आधा टूट गया। तो ये उस बदले की ख्वाहिश में बहुत मचल रहे थे। अब जब बेतहाशा हथियार और पैसा मिला इनको, तो इनको लगा कि कुछ कश्मीर में इसका नियोजन किया जाए, अपने पैसे तो है नहीं। हसरत तो पहले से ही थी। हाँ, और फिर उस वक्त एक और बात हुई। 1975 में इंदिरा गांधी को न जाने क्या सूझा, एक अधमरे शेख को जिसकी राजनीतिक हैसियत कट कट कर घट घट कर सिफर हो गई थी, उसको बिना चुनाव लड़े कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया और अपने पूरे कांग्रेस विधायक दल को कहा कि यही हमारा नेता है। उसको नई जान मिल गई और उसको लगा कि अब जिस जमाते इस्लामी के विरोध के चलते मैं एक राजनीतिक लड़ाई लड़ता रहा था, आज हम सबको, इस्लामिस्ट्स को मिलकर काम करना चाहिए। तो जमाते इस्लामी का उसको एक परोक्ष सपोर्ट मिला। उसने जमाते इस्लामी की जितनी स्कूल, पाठशालाएं, इस्लामिया स्कूल चलती थीं, उनको सरकारी स्कूलों में बदल दिया और उनके मौलवियों को सरकारी नौकर बना दिया और उनको देने लगी मोटी मोटी तनख्वाहें। तो 75-76 से शुरू हुआ ये सिलसिला 80 के दशक तक आपको एक पूरी पीढ़ी 10 सालों में तैयार मिल गई, जो उन स्कूलों से, उन मौलवियों से पढ़कर निकली थी। निकली थी। और
ऐसे लोगों को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया। बॉर्डर पोरस था, कोई फेंसिंग नहीं थी, आसानी से लोग इधर उधर आ जा सकते थे आंख बचाकर। तो बहुत से लोग ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए। ये सज्जाद लोन के पिता अब्दुल गनी लोन, इन्होंने पहला संगठन बनाया था अल बद्र, और हंदवारा जो बॉर्डर टाउन्स हैं वहां से इन लोगों ने भेजे, पहली खेप भेजी। अब ये लोग आते जाते थे। हमारी आर्मी और बीएसएफ जो वहां तैनात है बॉर्डर पर, ये कई बार उनके हत्थे चढ़ जाते थे, पकड़ लिए जाते थे। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गया था, तो आर्मी प्रोसिक्यूट नहीं करती, अदालत नहीं ले जाती, वो सिर्फ पकड़ सकती है। और लोकल पुलिस को उन्हें हवाले करना पड़ता है कि ये ऐसे गैर कानूनी एक्टिविटी में पकड़ा गया। फारूक अब्दुल्ला ने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि इन पे कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, और इसका एक रिपोर्ट इंद्रजीत भदवार ने मार्च 2 इशू इंडिया टुडे 1990 में छापा। कहा कि जुलाई से दिसंबर तक ऐसे 85 से ज्यादा लोग जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए हथियार समेत पकड़े गए, उन्हें जेलों से बिना शर्त रिहा कर दिया गया था। ये JKLF के जिहादी थे, और उन्होंने वो कोहराम मचाया। यही यासीन मलिक रुबिया सईद को अगवा करके ले गया। 2 दिसंबर को VP सिंह की सरकार बनी, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने, और 8 दिसंबर को उनकी बेटी जाते हुए, कॉलेज से घर जाते हुए बस से अगवा कर ली गई, और 15 दिसंबर से पहले 5 खूंखार आतंकवादी जो अभी भी जेल में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। तो उससे एक जैसे स्टेरॉइड शॉट जैसा लगता है, एक टॉनिक मिल गया। लोगों को लगा कि हमने भारत सरकार को घुटनों पे ला दिया है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पूरा जैसे एक बाढ़ आ गई, और उसमें तब इन लोगों को लगा कि हम एक मुश्त कश्मीर को काफिरों से खाली करा सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने K2 स्ट्रेटेजी अपनाई, 1 K फॉर कश्मीर, अनदर K फॉर खालिस्तान। ठीक है। इनको लगा कि देखिए, हमको ईस्ट पाकिस्तान खोने का, बांग्लादेश बनने का अच्छा मौका है कि हम पंजाब और कश्मीर दोनों को एक साथ सुलगाएं। तो एक ही कैंप में खालिस्तानी आतंकवादियों को और कश्मीर से गए जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एक ही सोर्स से हथियार मिलते थे, और उस पोरस बॉर्डर से एक ही साथ इनको धकेल दिया जाता था अंदर। उसके बाद फेंसिंग शुरू हुई, तब तक बॉर्डर्स ओपन थे। पंजाब में क्योंकि हिंदू, या हम कहें कि गैर सिख लगभग 45% थे, और शहरों में तो बड़े शहरों में उनका बहुमत था, तो इतना आसान नहीं था इतनी बड़ी संख्या को। हालांकि पंजाब से भी पलायन होना पड़ा, दिल्ली में कैंपों में आके रहना पड़ा उनको। रेलगाड़ियों से, बसों से उतार कर जब दर्जनों की संख्या में मारे गए, तो उन्हें भी मजबूर होना पड़ा। लेकिन कश्मीर में मैंने कहा ना, 5-6% थे, और पूरी तरह छितरे हुए थे, कहीं बहुमत में नहीं थे, क्लस्टर में नहीं थे। हम सॉफ्ट टारगेट्स थे। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, और हम इस भ्रम में थे। देखिए, मैं पूछता हूं अपने बड़े बूढ़ों से कि क्या हमको ये दिखा नहीं होता हुआ? हमको लगा नहीं कि ऐसा होने जा रहा है। मैं हमको लगा, हमने बोला भी, हम पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और हमें भी ऐसा लगता था कि देखिए, 90 में 90 करोड़ का देश था, एक चुनी हुई संसद थी, लगभग 800 सांसद थे, चुना हुआ प्रधानमंत्री था, 15 लाख की फौज थी। हमको लगता था कि इतने बड़े देश में, हिंदू देश में, अगर आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं हिंदू प्रताड़ित होगा तो ये पूरा देश उठ खड़ा होगा, और जो ऐसा करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कोई कैसे सोच भी सकता है?
अब ये मध्य युग तो है नहीं कि हम छोटे सही छोटे बात है। राज्यों राजाओं में बटे हुए हैं, कोई एक सेना नहीं है, कोई एक संविधान नहीं है। आज का युग है, जीता जागता प्रेस है। जब तक हमारे सचिवालय पर तिरंगा लहरा रहा है और बादामी बाग छावनी में हमारी सेना है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इस भ्रम में जी रहे थे हम। हमें नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, गृह मुफ्ती मोहम्मद सईद है, और चिनार कोर का जो कमांडर इन चीफ है चिनार कोर, लेफ्टिनेंट जनरल जकी अहमद के मातहत थी। ये वो जकी अहमद थे जिनके पिता निज़ाम हैदराबाद की आर्मी में ब्रिगेडियर थे। बताइए। तो हमारी सेक्युलर फौज, हमारा सेक्युलर गृह मंत्री, हमारा सेक्युलर मुख्यमंत्री, पूरी व्यवस्था इतनी सेक्युलर थी कि उन्हें हिंदू कटते हुए, हिंदू मारे जाते हुए, घरों से भगाते हुए नहीं देखे गए। लेकिन दूसरा पक्ष एक ये भी अफवाह उड़ाता, मैं अफवाह कहूँ या उसका नैरेटिव है, आप बताइए कि अफवाह या नहीं, कि उस वक्त जो राज्यपाल थे जगमोहन, लोग उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक तरह से उन्होंने हिंदुओं को इसलिए जाने दिया ताकि उसके बाद जो इस्लामिस्ट हैं या जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना को फ्री हैंड दे सके, वरना तो स्टेट, ये नैरेटिव था, या आप भी सुनते होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं ये बात। मैंने इस झूठ को कई बार इसको नेल किया है। वो कहते हैं जी जब तक तो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तब तक तो पलायन हुआ नहीं, लेकिन अगले ही दिन हो गया था उनके इस्तीफा देने के। अब आपको मैं एक तथ्य देता हूं, 1998 में ये फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर आ चुके थे 96 से। तो 98 में वो एक बिल लेके आए जिसमें उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रेस सेल जो प्रॉपर्टी की हिंदूज कर रहे हैं, माइग्रेंट हिंदूज जो कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज की डिस्ट्रेस सेल, उसकी रोकथाम के लिए पहले किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी ताकि डिस्ट्रेस सेल रुक जाए। उन्हें परेशानी क्या हो रही थी? उन्हें परेशानी ये हो रही थी कि देखो ये बेचारों को बेचनी पड़ रही है, जा रहे हैं, बड़ा हाय तौबा मची हुई है, इसकी कोई रोकथाम की जाए। सही बात। ये कुछ अपना सिग्नलिंग, वर्चू सिग्नलिंग कर रहे थे। दरअसल उन्होंने क्या किया, एक लेयर ब्राइबरी की और जोड़ दी। अब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए कि ये जेन्युइन सेल है, आपको ब्यूरोक्रेसी को ब्राइब करना जरूरी। तो जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे डिस्ट्रेस सेल के, वो भी बट गए। लेकिन उसका एक वहां पर एक तथ्य ये साबित हुआ, उसमें जो माइग्रेंट हिंदू थे उसकी डेट तय करनी थी। तो उन्होंने उस लेजिस्लेशन में कहा कि 1 नवंबर 1999 से जो जा रहे हैं वो माइग्रेंट कहलाए जाएंगे। यानी पलायन शुरू हो गया था 1 नवंबर 1999 से। ये मुख्यमंत्री रहे 18 जनवरी 1990 तक। हाँ, और 19 जनवरी को डेथों में गए थे लोग। ठीक है, तो 19 जनवरी को हम सांकेतिक रूप से अपना पलायन का दिवस मानते हैं, निष्कासन का दिवस मानते हैं, लेकिन पलायन तो उससे पहले शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सबके सब निकल पड़े। सही बात। तो ये खुद वो मानते हैं कि पलायन शुरू हो गया था 1 नवंबर 1988 से, क्योंकि वो बिल वो खुद लेके आए थे असेंबली में, खुद लेकर आए। तो एक तो झूठ ये है। दूसरी बात, गवर्नर जगमोहन, ये सर्दियों का दिन थे, जनवरी, सर्दियों में जम्मू होती है राजधानी जम्मू कश्मीर की। तो 19 जनवरी को जगमोहन ने जम्मू में चार्ज लिया। 3 दिन तक वो श्रीनगर नहीं जा पाए क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, जहाज नहीं उड़ पा रहा था। तो वो 21 या 22 जनवरी को वो श्रीनगर जा पाए। और आते ही वो क्या करते, उस वक्त ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना ईमेल थी। लाउड स्पीकर लेकर भी घूमते पूरी घाटी में, तो भी संभव नहीं था। कितने लोगों को इकट्ठा करते और कैसे इंतजाम करते और भेजते घाटी से बाहर। तो ये निरा झूठ है, ये निरी गप है। मीडिया अवेलेबल नहीं था। तो जो लोग अपने ऊपर जो दाग हैं, अपने हाथ पे, अपने मुंह पर
जो दाग हैं, खून से रंगे हुए हैं, उससे बचने के लिए जो बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और जब इनके झूठ पकड़े जाते हैं तब बगले झांकते हैं, कोई और झूठ तलाशते हैं। तो कश्मीर में ये झूठ बहुत देर तक चला। आज भी कुछ लोग इतने ढीठ हैं, ये सब सुनने के बाद भी बाज नहीं आते हैं, वह बिल्कुल रटा रटाया तोता रटंत की तरह बोलते हैं। हाँ। तो जगमोहन आए, वहां चार्ज लिया उन्होंने 19 जनवरी को, 22 जनवरी को कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे, और उन्हें पता था कि 26 जनवरी को एक घोषणा होने वाली है। ये लोग रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र, सरकारी इमारतों पर कब्जा करके अनाउंस कर देंगे कि कश्मीर आज़ाद हो गया। ये तैयारी थी। आए दिन जुलूस निकलते थे। इन्होंने कर्फ्यू लगाया, धरपकड़ शुरू की, क्योंकि पहले 5 साल वो गवर्नर रह चुके थे। उन्हें कश्मीर का चप्पा चप्पा मालूम था। वो पुलिस स्टेशन SHO से सीधे बात करते थे, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था। वो कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी से परिचित थे। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी प्रशासन हाथ में लेकर समझने की। लेकिन उनकी ये कार्यकुशलता, उनका ये कॉम्पिटेंस उनके लिए एक नेगेटिव मार्क बना। उन्हें 6 महीने भी नहीं रहने दिया कश्मीर में। जनवरी में उन्होंने चार्ज लिया, जून में उन्हें चलता कर दिया गया, इसी गृह मंत्री द्वारा, मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव थे। वो लिटरली कश्मीर को उस ब्रिंक से, उस एक दर्दनाक भविष्य से वापस खींच कर ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए सुशील जी, जो सोसाइटी होती है ना, उसका फैब्रिक तो आपसी भरोसे पर टिका होता है। भले ही बाहर से आए 100 मिलिटेंट ये सोचें कि हम इन कश्मीरी पंडितों को भगा देंगे, लेकिन एक कश्मीरी जो पंडित रह रहा है, आपने कहा कि वो छितरे हुए थे, उसका भरोसा तो अपने पड़ोसी के साथ उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है उस पर है ना, कि अगर मुझे इससे कोई खतरा नहीं है तो 10 या 20 या 50 या 100 मिलिटेंट कुछ नहीं कर सकते। वो भरोसा इतनी जल्दी क्यों टूट गया? या यूं कहूं कि क्या उस वक्त जो आपके पड़ोसी थे, या यूं कहें कि जो लोकल कश्मीरी मुसलमान थे, उनका क्या रोल था? क्यों वो आपको भरोसा नहीं दिला पाए, या क्यों हालात ऐसे बने कि आपको लगा कि नहीं, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि हम मारे जा रहे थे, हम तो भोग रहे थे ना, हमारे सामने तो अनुभव था। और उस वक्त उनका क्या रोल था? या तो चुप थे, खामोश थे, या परोक्ष रूप से मुखबिरी कर रहे थे। बाहर से आए हुए जिहादी को सब घर एक जैसे दिखते हैं, उसे नहीं पता हिंदू कहाँ है। तो पता करना कि कहाँ हिंदू हैं, उस घर की निशानदेही करना और उस पर हमला करना, तो इस सब में वहां के स्थानीय लोगों का पूरा पूरा हाथ था। जैसे आज भी है। पहलगाम के हमले से पहले जो रेकी कर रहे थे, उन्हें खाना पानी, उन्हें छत, उन्हें रास्ते दिखाना, उन्हें लाना ले जाना, और उन्हें फिर भगाना, छुपाना, ये सब वहां के स्थानीय लोगों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। रईसी में जो हमला हुआ था वैष्णो देवी यात्रियों पर, उसमें भी लोकल लोग शामिल? बिल्कुल, रियासी में ऐसा ही हुआ था। डांगरी में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत से स्थानों पर, जम्मू में, इधर किश्तवाड़ में, डोडा में, पुंछ में, अलग अलग शहरों में। मैं 2 साल पहले बफलियास मुझे जाने से रोका गया, मैं LOC का थोड़ा टूर करना चाहता था। 15 दिन तक वहाँ एनकाउंटर चला। बहुत सी खबरें यहाँ तक नहीं आती हैं, लेकिन ये सब वहाँ की स्थानीय जो लोग हैं, निवासी हैं, उनकी मिली भगत के बिना संभव नहीं है। इंसर्जेंसी, अच्छा, फिर ऐसा ही नहीं है कि ये सब बाहर के हैं, इनमें भीतर के भी लोग हैं। बुरहान वानी तो बाहर से नहीं आया था, रियाज नाइकू बाहर से नहीं आया था, अभी जो कश्मीरी डॉक्टरों ने जो किया है वो तो बाहर से नहीं आए हैं। आदिल डार, जिसने पुलवामा में हमारे 40 जवानों की जान ली, एक मानव बम बनकर, बाहर से नहीं आया था। ये हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन, ये तो स्थानीय है।
उसके 4 बेटे सरकारी नौकरी करते रहे। वो फोन करता था मुजफ्फराबाद से कि इनका ट्रांसफर यहाँ ना करो, इनको यहाँ प्रमोशन दो। खड़े होकर के उसकी बात सुनते थे और बात मानते थे यहाँ का प्रशासन। तो ऐसा नहीं है कि साहब ये तो बाहर के कोई सूडान के, कोई इथोपिया के, कोई अफगानिस्तान के लोग आए और जिहाद करके चले गए। नहीं साहब, तो ये मूर्ख बनाना बंद करें। इनको भटका हुआ, इनको अशिक्षित, गरीब, भविष्य के प्रति आशंकित, इस कारण से इस काम में लगा हुआ, ऐसा ढोंग, ऐसा पाखंड करना। तो सुशील जी, इस ढोंग की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इसमें बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब बुरहान वानी का आपने जिक्र किया तो एक नैरेटिव ये दिया गया कि वो तो जी गरीब हेडमास्टर का बेटा था। गरीब नहीं है उसका, आप घर देखें। हाँ, तो मुझे लेकिन अभी भी याद आता है, मैं चाहे तो लोग जाकर चेक कर सकते हैं, उनकी उस वक्त मदर का जो स्टेटमेंट आया था वो एक प्रतिष्ठित मैगजीन में छपा कि मेरा बेटा तो इस्लाम के रास्ते में शहीद हुआ, उसने शहादत दी। बिल्कुल। अभी जो डॉक्टर जिन्हें लाल किले पर किया, उसका खुद का एक वीडियो आया और उसने भी इस्लाम में शहादत किया। क्या मायने? मेरा सवाल बड़ा सीधा ये कि जो लोग कर रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि उनका मोटिवेशन क्या है, उनकी ड्राइव क्या है, लेकिन बाद में जो कवर फायर कर रहे हैं वो लोग उसको गरीबी में, भटके हुए में, या ये तो आज जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कश्मीरियों का गुस्सा है, जो जुल्म हो रहे हैं 2019 के बाद, उसकी परिणति हमें लाल किले के तौर पर देखने को मिली है। ये आप दूसरी तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो कर रहा है वो तो सीधा बता रहे हैं मेरी मोटिवेशन क्या है। हाँ, ये पाखंड है। ये जो हमने, सॉरी, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जब भी ये कहते हैं कि ज्यादती हो रही है, तो मैंने खुद सोशल मीडिया पे इस चीज को लिखा कि जो डॉक्टर इन्वॉल्व था इसमें, जो पकड़ा गया वहां पर 3000 जो किलो था, उसकी वो 5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था मुजफ्फरनगर में। उसकी नौकरी एक हिंदू डॉक्टर की सिफारिश पर एक हिंदू डॉक्टर के हॉस्पिटल में लगी थी। अगर आप किसी मुल्क से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ न्याय करे, तो इससे ज्यादा एक मुल्क आपसे क्या न्याय कर सकता है कि वो आपको कश्मीर के बाहर एक कश्मीरी डॉक्टर को 5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है और उसकी सिफारिश और उसको जो मुहैया नौकरी करवा रहे हैं वो हिंदू है, उसके बाद भी आप ज्यादती की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये उसको मूर्खता समझते हैं हमारी। अगर ये देश छात्रवृत्तियां देता है, अगर ये देश आपको मेडिकल सीट्स देता है, इंजीनियरिंग सीट्स देता है, अगर ये देश आपको भारत भ्रमण कराता है, प्रधानमंत्री से मिलवाता है, अगर ये देश आपके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता है, आपका मेडिकल चेकअप करवाता है, हमारी आर्मी अगर आपके लिए सद्भावना के तहत ये सब काम करती है, उल्टा लटक के आपको खुश करने की कोशिश करती है, आपकी खुशामद करती है, इसको ये एंटाइटलमेंट समझते हैं कि हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। और अगर ये देश मूर्खतावश भी ऐसा कर रहा है तो शत्रु की मूर्खता को और इनकरेज करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आपको यही रोकता हूं, चलिए ठीक है, ये हमें उनकी इंटेंशन पता है और या उनके ये तेवर है, ऐसे में फिर स्टेट का फर्ज क्या है? क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं स्टेट माँ बाप की तरह होती है, जो रियाया है, जो जनता है, वो आपके बच्चों की तरह होती है। बच्चा नादान भी है, उद्दंड भी है, लेकिन माँ बाप अपना फर्ज नहीं भूलते हैं। उसी तरह स्टेट भी कभी अपना फर्ज नहीं भूलती, भली वो जानती है कि जनता की इंटेंशन क्या है। लेकिन आपने कहा कि अगर जनता या बड़े पैमाने पर जनता ये सोच रही है कि ये तो तुम्हारी नासमझी है, फिर स्टेट क्या करे? स्टेट मूर्ख बनेगा? नहीं, तो देखिए हमारे स्टेट में कुछ, मैं क्या बताऊं, अभी लाल किले की घटना के 2 दिन बाद ही एक आईपीएस ऑफिसर के साथ एक पैनल पे था। उससे पहले चिनार कोर के एक जनरल थे, उनके साथ एक बातचीत में था, और ये सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने हुई। उनकी ओरिएंटेशन, उनकी मानसिकता, उनका जो आउटलुक है, देखने का नजरिया है, उसमें ये कूट कूट कर भरा हुआ है कि आप एक शत्रु के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, आप उसके रूट कॉजेज में जाकर देखें कि उसको ऐसी क्या तकलीफ है कि आपके इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कहां भटक गया है बेचारा, उसको किसने बरगलाया है, उसको ऐसा क्या कष्ट है कि वो ये करने पर मजबूर हुआ है। ये मूर्खता नहीं है, ये एक सुसाइडल टेंडेंसी है हमारे समाज में, हमारे स्टेट में। देखिए, राज्य का सबसे पहला कर्तव्य अपने को सुरक्षित करना होता है। स्टेट हैज टू डिफेंड इटसेल्फ। जैसे आप हवाई जहाज में कहते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति पर ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद को, आप बचेंगे तो मदद कर पाएंगे।
आप ही नहीं बचेंगे तो किसकी क्या मदद कर पाएंगे, क्या सुरक्षा कर पाएंगे? तो स्टेट्स फर्स्ट प्राइमरी ड्यूटी इज टू save itself, is to defend itself. If the state is able to defend itself, state will be able to defend its citizens. State will be able to defend its assets. State will be able to defend its future. लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं और आप जानबूझकर आंख मीच रहे हैं, मतलब इसके लिए एक बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है इस देश में, मुझे नाम लेते शर्म आती है, उसके बड़े बड़े अधिकारियों का ऐसा मानना है कि वो लोग कश्मीर में 1.25 करोड़ हैं, तुम कितने हो कश्मीरी हिंदुओं? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तुम्हारे लिए हम उनको छोड़ दें क्या? और अगर इसी तर्क को बाकी मुल्क तुम हमें उनसे लड़वाने चले हो क्या? और इसी तर्क को अगर बाकी देश पे लागू करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि भाई इस देश में ये 20 करोड़ हैं, इन्हें समुद्र में डाल दें क्या? मैंने कहा भाई कौन कहता है समुद्र में डालो? कौन कहता है कत्लेआम करो? कौन कहता है जंग में? कोई ऐसा नहीं कह रहा है। समझ गया। लेकिन क्या मैंने किसी उसको ये कहते सुना है कि ये 100 करोड़ हैं, इनका क्या करेंगे? ये हरकतें बंद कीजिए। ये मजबूरी आपने ही क्यों पाल रखी है? वो 20 करोड़ हैं, वो अक्लमंद हैं, वो समझदार हैं, उनको भी पता है कि अगर कानून का पालन नहीं करेंगे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके लिए अपवाद सिद्ध करें, आप कहें कि नहीं नहीं आपको 100 खून माफ है, आपके लिए एक अलग कानून है, आपके लिए सहानुभूति का एक अलग पैमाना है, हम आपके जिहाद की जड़ समझने की कोशिश करेंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। सही बात। आप कह रहे हैं कि भटका हुआ है, वो कह रहा है नहीं ये मार्टरडम ऑपरेशन है, आप इसको सुसाइड बॉम्बिंग मत कहिए। वो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं कि ये मार्टरडम ऑपरेशन है। उसको ये किसने बताया ये मार्टरडम ऑपरेशन है? ये किसने बताया कि ये वो शहादत का एक अभियान है? जिसने बताया आपने उस मदरसे पर आज तक ताला लगाया। यही जिसने बताया आपने उस मस्जिद के मौलवी पर नकेल कसी, जो हर जुम्मे को उनके दिमाग में ये जहर का इंजेक्शन लगाता है कि काफिर तुम्हारा दुश्मन है और एक काफिरों के देश में काफिरों की हुकूमत के अंदर रहना हराम है और इसके लिए तुम्हें खुदकुशी भी करनी पड़े, चाहे जुम्मन मरे या जहीर मरे, लेकिन अशोक नहीं बचना चाहिए, इसलिए आप बम मारें, खुद को भी मारें। ये पागलपन उनके दिमाग में कौन डाल रहा है? और पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में, डॉक्टर के, इंजीनियर के दिमाग में कौन डाल रहा है? उस नल को आप बंद नहीं करेंगे। वहां कहेंगे कि हमें समझने की जरूरत है कि इनको क्या कष्ट है कि डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, आर्किटेक्ट बनने के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वो अपनी पेटी पर बम बांधे और अपने साथ 50 लोगों को और ले उड़े। आप जब तक इसके ऊपर एक पीएचडी करेंगे, शोध करेंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उल्टे सीधे, तब तक तो यहां लोगों का कत्लेआम हो चुका होगा। तो सुशील जी ये बताइए, तो ये आप मानने को तैयार नहीं है कि आपके खिलाफ एक जिहाद बरपा है। हाँ बिल्कुल। और जिहाद किन कारणों से लड़ा जाता है वो लिख के बता रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं। पूरा डॉक्ट्राइन उनका, ये ढकी छुपी बात नहीं है। इसके ऊपर आपने मदरसों की एक लड़ी चल रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब एक बहुत सुलझे हुए राजनेता रहे हैं, आजकल बिहार के गवर्नर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में आरिफा खानम को बोला कि ये दारुल उलूम देवबंद का निसाब है, यानी सिलेबस है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम दावत देंगे इस्लाम की, अगर वो अक्लमंद है तो कबूल करेगा, अगर वो कबूल नहीं करता है तो वो वाजिबुल कत्ल है। ये पढ़ाया जा रहा है। आप इस सिलेबस का क्या कर रहे हैं? आप उन मदरसों में सब्सिडीज दे रहे हैं, मौलवियों को तनख्वाहें दे रहे हैं ये पढ़ाने की, और फिर पूछते हैं कि जिहादी कहां से आते हैं। मतलब इतने अकल पर पत्थर पड़ गए हैं
कि आपने पूरा का पूरा सिस्टम हमारे टैक्स पेयर पैसे से वहां कंप्यूटर लगाने हैं, वहां एयर कंडीशनर लगाने हैं, वहां फर्नीचर लगाना है, वहां बच्चों को छात्रवृत्तियां देनी है, वहां मौलवियों को तनख्वाहें देनी है, और वो क्या पढ़ाएंगे? वो ये पढ़ाएंगे। फिर आप कहेंगे जिहादी कहां से आ रहा है? आपका पॉइंट समझ। सुशील, जब यही इसी से आप ही की बात से सवाल निकलता है, क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है? वो इस मायने में कि आपको समझ में आ रहा है कि इस समस्या की जड़ कहाँ है, जिस जड़ का आपने इशारा किया, लेकिन आप जानबूझ के उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने उस जड़ की तरफ इशारा किया, उसको बोला, तो हो सकता है लोग आपको कट्टर समझें या पर कोई टैग लगा दें, और वो आपकी सार्वजनिक छवि को सूट नहीं करता। एक तो मैं इसका कारण ये समझता हूं। दूसरा कारण मैं समझता हूं कि चूंकि व्यवस्था में जो भी लोग बैठे हैं, इनमें नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, जो पावरफुल जगह में, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और जो भी कौम कंफर्ट जोन में रहना चाहती है वो हमेशा मुश्किल सवालों को टालती है, क्योंकि उसको लगता है इस मुश्किल सवाल से लड़ने के लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के इसको कुछ करना पड़ेगा, और अगर मैंने कुछ किया तो ऐसा ना हो कि मेरी खुद का जो आराम है, मेरी खुद की जो सत्ता है, सियासत है, वो गड़बड़ा जाए। दो कारणों के अलावा मुझे कोई तीसरा कारण समझ नहीं आता। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और दूसरा हम स्टेटस को इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि हमें अपना आराम नहीं छोड़ना। नीरज जी, आपको समझ आ रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो लोग हमको समझाते हैं, हमको चलाते हैं, इस देश को हाँकते हैं, वो सोचते हैं कि आप और मैं मूर्ख हैं। वो सोचते हैं ये देश मूर्ख है। इसी में सर मैं और ऐड कर दूं, वो आप ही से जुड़ा सवाल है कि 370 जब हमने हटाया, हमने कई पॉडकास्ट में की, सरकार सिर्फ इसी को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती कि हमने हटाया, और जब सवाल यहाँ से ये निकलता है कि उसके बाद कितने, आप तो कह रहे हैं अब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जाकर वहाँ जमीन खरीद सकता है, मैं कहता हूँ पहले ये बताइए कितने कश्मीरी पंडित चले गए जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ पर गिनाने के लिए आपके पास कोई नंबर नहीं है। अगर उसके बाद कोई कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं गया, आप भरोसा नहीं पैदा कर पाए, आप माहौल तैयार नहीं कर पाए, तो सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को लेकर मैं क्या करूं कि आपने 370 हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, करेज चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी, विजन चाहिए था, आपने दिखाया, लेकिन वो चीज वहीं पर आकर क्यों रुक गई? उसके बाद असल में जमीन पर भी तो उसका कोई असर होना चाहिए। नहीं, उसके वो वहां पे रुकी नहीं नीरज जी। ये देश को शायद ठीक से समझाया नहीं गया है, वहां से फिर 2 कदम पीछे हटी। वो बताइए। मैं बताता हूं। 5 अगस्त को इन्होंने ये सब किया। 23 मार्च 2020 में इस देश में लॉकडाउन लगा। ठीक है जी, पहले 3 हफ्ते का लगा, उसके बाद और 3 हफ्ते करते करते वो कई महीनों तक चला। 31 मार्च का दिन था जब पूरा देश बंद था, राजमार्ग, हवाई जहाज, रेल, सड़कें, घर, दुकान सब बंद थे। लोग, एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आया 45 पेज का होम मिनिस्ट्री से, जिसमें इन्होंने कहा कि कश्मीर में जो पिछले 15 साल से लगातार रह रहे हैं वो वहां के डोमिसाइल सिटीजन्स माने जाएंगे, और इन डोमिसाइल सिटीजन्स को वहां की हर नौकरी पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। मेरा माथा ठनका। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई विरोध, कुछ नहीं कर सकते। 2 काम कर सकते हैं, एक टेलीफोन कर सकते हैं, एक ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने मित्रों से, बुजुर्गों से, अपने शुभचिंतकों से, पत्रकारों से, ब्यूरोक्रेट से पूछा। मैंने कहा ये क्या भला है? उन्होंने कहा हमें भी समझ में नहीं, हमें किसने मांगा था? पंजाब में 0 ईयर्स का डोमिसाइल है। हाँ। मतलब अगर आपकी किसी काम में डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है, आप वहां किराए पे भी रह रहे हो, सिर्फ 3 महीने से रह रहे हो, आप तहसीलदार को जाके अपना टेनेंसी एग्रीमेंट दिखा सकते हैं और वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देगा। यूपी बिहार में 3 साल का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र में 5 साल का डोमिसाइल है। उस कश्मीर को जिसको आपने 370 के शिकंजे से बाहर निकाला है अभी अभी हाल ही में, जहां देश का कोई आदमी जा नहीं सकता था, उसको आपने विद इन 7-8 मंथ्स 15 साल के डोमिसाइल की लंबी दीवार पे फिर बांध दिया है। कौन जाएगा? और वहां कोई नौकरी नहीं कर सकता तो क्यों जाएगा? इस तरह आप दिल जीतने चले हैं कि देखिए साहब, हमने 370 हटा तो दिया, लेकिन उसके प्रावधान हम वापस ले आएंगे। हाँ। ये हमारी मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी थी। हमको कुछ बताना था कि देखिए, जिसको हमने दशकों से कहा हटाओ 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 हटाओ, अब तक क्यों नहीं हटाया।
अब हटा दिया, लेकिन आपका बताइए क्या काम रुकता है इससे? हम वो काम करके देंगे। और ये चोरी छुपे किया गया। इसके पीछे इंटेंट क्या है? दिल जीतना है, खुश करना है, हाँ। अपनी नेक नियति का सबूत देना है। सुशील जी, यहाँ पर भी अगेन प्रॉब्लम मुझे यही लगती है ना कि एक सेंटर के अंदर एक हमेशा फेयर दिखता है कि वहां पर जो भी सत्ता या एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 3-4 पॉलिटिकल पार्टी, इनको मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं, आपको लगता है कि इन्हें हर कीमत पर अपने साथ रखना है और ये पॉलिटिकल पार्टियां ही कश्मीर हैं, अब इनको हम खुश कैसे रख सकते हैं? और फिर आप इस तरह के प्रावधान लाते हैं। एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, हम क्या इतने इनकेपेबल हैं या इतने इनसिक्योर हैं कि हमें सिर्फ 3-4 पॉलिटिकल पार्टियां, 3-4 चेहरों को खुश रखने के लिए हम पूरे मुल्क के साथ या उस तरह से, ये तो नहीं कहूँगा धोखा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गफलत में रख सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसा पाया है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप सत्ता के बाहर हैं, आप क्रांतिकारी हैं। आपको सब मालूम है क्या करना है। तो वो आपके मैनिफेस्टोज में भी आएगा, आपके भाषणों में भी आएगा, आपके शिक्षा वर्ग में भी, अभ्यास वर्ग में भी आएगा, पत्रकों में भी आएगा, आपके जुलूसों में भी आएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप बड़े चेंज एजेंट होते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं, आप स्टेटस कोइस्ट हो जाते हैं। कुछ नहीं बिगड़ना उखड़ना चाहिए, सब बिल्कुल संभल संभल कर चलना चाहिए। ये जो पूरा एक एप्पल कार्ट है, ये कहीं से अपसेट नहीं, नाव डगमगानी नहीं चाहिए। ये सत्ता का मिजाज है। और आप एक खुद बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, मैंने कोट भी की थी किसी और पॉडकास्ट में आपका नाम लेकर। आपने कहा था कि जो सत्ता में लोग होते हैं, उनकी दिलचस्पी समस्याओं को रिजॉल्व करने नहीं, उन्हें मैनेज करने में। तो ये मैंने पूछा, देखिए ये मुझे शब्द जो है ना, सत्ता में बैठे हुए जो कुछ लोग जिनके साथ मुझे सौभाग्य से बहुत निकट रहने का अवसर मिला, मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो आप क्या करेंगे? कहते हैं मैनेज करेंगे। मैंने कहा मैनेज करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा देखिए, कश्मीर मैनेज होगा और वो मैनेज इस तरह होगा कि जो 4-6 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए। वो क्या है? सड़क पर यातायात बेरोक टोक चलता रहना चाहिए, कहीं पत्थरबाजी की वजह से, नाकाबंदी की वजह से ना रुके। अच्छा, दूसरा, बाजार समय पर खुले, समय पर बंद हो, जिसको बेचना है बेचे, जिसको खरीदना है खरीदे, उसमें कोई व्यवधान ना हो। ठीक है। तीसरा, स्कूल कॉलेज टाइम पे लगें, परीक्षाएं टाइम पे हों, रिजल्ट टाइम पे आए, क्लासेस हों, बच्चे आए जाएं, पढ़ाने वाले पढ़ाने आए, ये ठीक चले। चौथा, सारे दफ्तर सरकारी गैर सरकारी समय पर लगें, जिनको वहाँ काम कराने जाना है जाएं, जिनको वहाँ काम करने आना है आए, सब काम बेरोक टोक चले। ये 4 चीजें अगर ठीक से हो जाएं, कश्मीर नॉर्मल है। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं 2 और चीजें हों तो सोने पे सुहागा। क्या? कि हर साल टूरिज्म का भर भर के रिकॉर्ड टूटे, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और हम दुनिया को बताएं देखिए कितना नॉर्मल हो गया है। और अमरनाथ यात्रा बिना किसी हादसे के, चाहे 50,000 फौजी लगाने पड़े, बिना किसी हादसे के निपट जाए। ये दुनिया की एकमात्र तीर्थ यात्रा है जहां चप्पा चप्पा छाना जाता है, फोर्सेस लगाई जाती हैं, संगीनों के साये में बेचारे तीर्थयात्री यात्रा करते हैं। किसी को शर्म नहीं आती है इस देश में, अपने देश में ऐसा करना पड़ता है। और हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कुछ साल पहले तक हज यात्रा के लिए सब्सिडी देता था, और हमारे देश में अमरनाथ यात्रा होती है तो हमें फौजी लगाने पड़ते हैं। तो ये 6 चीजें हो जाए, कश्मीर नॉर्मल है। मैंने कहा भैया हम लोग क्या करें, कश्मीरी हिंदू? कहते जाइए ना, फिर नॉर्मल है। मैंने कहा भाई मारे जा रहे हैं, टारगेटेड किलिंग है। आप जिनको पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज में ले गए हैं, वो वहां अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, आपने उनके लिए बाड़े बनाए हैं कांटेदार तार के, उनको पोटा केबिन्स में बिठाया है, उनको जहां काम के लिए जाना है बसेस में ले जाते हैं, आगे पीछे गारद लगती है। और अब क्योंकि वहां पर भी सेफ नहीं है, तहसीलदार ऑफिस में मारे गए, स्कूल में पढ़ाते हुए मारे गए, घर में बैठे हुए मारे गए, तो उनको कहते हैं आप कहीं मत जाओ, यहीं बैठ के तनख्वाह लो, काम करने की जरूरत नहीं। पाखंड की यह पराकाष्ठा है ताकि दुनिया को बता सकें कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर लौट गए हैं, हम लौटा के ले गए हैं। तो पंगा मत लो, कोई ऐसा काम मत करो
जिससे कि कोई आपको अपशब्द कहने का उसको बहाना मिल जाए, कोई कहे ज्यादती हो रही है। अभी पहलगाम के बाद या इस लाल किले के हादसे के बाद महबूबा मुफ्ती का मुंह चला, बेकसूर लोगों को टारगेट मत करो। अरे भाई, छानबीन में जो शक के दायरे में है आप उससे पूछताछ भी नहीं करेंगे, वो एकाएक बेकसूर हो गया। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन कसूरवार है कौन बेकसूर है? लेकिन उनको ये ओवरग्राउंड पार्टीज हैं अंडरग्राउंड जिहाद की, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। बिल्कुल। इनका रोल ये है कि किसी तरह सत्ता में आए और सत्ता में आकर वो कुशन दें इन लोगों को, इन पर एफआईआर ना होने दें, एफआईआर हो जाए तो जेल ना जाने दें, जेल भी चले गए तो खूब खातिरदारी करें और इनको सरकारी पदों पर बिठाएं, इनको व्यवस्था के भीतर लाएं ताकि व्यवस्था का भीतर से ध्वंस हो सके। और हम चहकते इतराते हैं कि देखिए साहब, इन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेके चुनाव लड़ा है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है ये। ऐसी मूर्खता है इस देश में और चली आ रही है। तो जब तक ये पाखंड चलेगा आप इनके साथ वो बनाएंगे, गठबंधन सरकारें बनाएंगे और वो गठबंधन सरकार हमारे फौजियों पर मुकदमे करेगी। हाँ, वो गठबंधन सरकार बिल्कुल जो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर हैं उनको प्रताड़ित करेगी, उनके ट्रांसफर करेगी। बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाली टोली को प्रताड़ित किया गया, उनको इनाम देने चाहिए थे, उनको पदोन्नतियां देनी चाहिए थी, उनको शंट आउट किया गया। और यही महबूबा मुफ्ती 5 लाख का इंटरिम कॉम्पनसेशन चेक लेकर के उसके घर गई कि हमने गलती से मार दिया। तो ये व्यवस्था के अंदर रहकर उसको ध्वस्त करने वाले पार्टीज हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हो या मुफ्तीज हो। और हम चाहते हैं कि इन्हीं बैसाखियों के सहारे कश्मीर चला ले जाएं। इस पर मैं आऊंगा। आखिरी सुशील, जहां से अपनी चर्चा शुरू हुई थी, मैं आखिरी सवाल उसी पे पूछूंगा कि कश्मीर पर, और अगेन मैं कश्मीरी हिंदुओं पंडितों पर ही चाह रहा हूं चर्चा का अंत हो, कि इतनी बातचीत में हमें समझ में आ गया कि समस्या एक तो डेमोग्राफी की है और दूसरी मानसिकता की है, और मानसिकता का भी हमने जिक्र किया। जब हम इतना क्लियर कट आइडिया है तो फिर बाकी किसी और बात पर करना, ऊपर ऊपर से बात करना है और कोई और बदलाव करना हो, कॉस्मेटिक बदलाव करना है। ऐसे में अगर दोबारा हम कश्मीरी पंडितों को बहाली की बात करते हैं, उनको सेटलमेंट की बात करते हैं, तो उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्योंकि सरकार का भी रवैया 6 साल का आपने बता दिया, उनको लगता है 4 या 6 चीज़ें हो जाएं तो बस उतना हमारा काफ़ी है। तो कुछ लोग जो इजराइल की तर्ज पे सेटलमेंट की बात करते हैं, क्या आप भी क्या उस सोच के हामी हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपको क्या सॉल्यूशन या क्या संभावनाएं भविष्य में दिखती हैं? देखिए, हम उन उपायों की तरफ जाने से पहले जो 2-4 काम बहुत जरूरी हैं, वरना वो उपाय लीपापोती होगा, ये करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, कश्मीरी हिंदू वहां से क्यों निकलने पर मजबूर हुए? वहां ऐसा क्या हुआ था? इस बात पर आज तक किसी सरकार का कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि ये हमारा जातीय विध्वंस था, हमें टारगेट किया गया, हमारा समूल नाश करके हमको वहां से निकाला गया। ये कोई बाढ़ नहीं आई थी, कोई अंधड़ नहीं था, ये जिहाद था, ये हमारा जेनोसाइड था। इसकी एक्नॉलेजमेंट हो। आप इसकी अनदेखी करते हुए, इस पर आंखें मीच कर हमें कहें कि वापस वहां चले जाइए, ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कुछ इस पर कहा था कि अरे अब तो बहुत पुराना हो गया मामला, या अब कैसे उसके सबूत जुटाए जाएंगे। और तब उन्होंने फिर 1984 के सिख नरसंहार पर कमीशन बिठाया, जो हमसे 6 साल पहले हुआ था, और उसके पहले जाके गांधी वध पर फिर से केस खोल दिया कि 2 की जगह 4 गोली चली थी, वो कौन सी किसने चलाई थी, वो नथुराम गोडसे ने चलाई थी या कोई और चलाने वाला, इस पर जांच खोल दी 1947 की। तो ये पाखंड, ये हास्यास्पद स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कर ली है। ये उनके माथे पर कलंक की तरह है। मैं नाम लूंगा, वाईवी चंद्रचूड़ उन 3 बेंचेस में थे
पहली बेंच में वो जस्टिस JS केहर के साथ थे, दूसरी बेंच में वो दीपक मिश्रा के साथ थे, और तीसरी बेंच में तो वो खुद चीफ जस्टिस थे। उन्होंने डिनाई किया आपको। वो बहुत बड़े लिबरल जज बनते हैं, ये अपराध उनके माथे टंगा रहेगा और उनके कारण हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ये कालख की तरह लगा रहेगा। नंबर 1 कि वो आज तक नहीं बता पाए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था। दूसरा, जितने नरसंहार हुए, जितने हत्याकांड हुए, जितने बलात्कार हुए, जितने अपहरण हुए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, किसी भी एक अपराध पर एक व्यक्ति को आज तक सजा नहीं हुई है। अपवाद स्वरूप एक भी व्यक्ति को मुकदमे नहीं चले। भारत सरकार ने अपने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के हत्या के आरोपी यासीन मलिक पर टाडा कोर्ट में पिछले 34 वर्षों से एक मुकदमा लंबित रखा हुआ है। आप इंतजार कर रहे हैं कि यासीन मलिक मरे तो मुकदमा भी खत्म हो, ताकि हमारे गले ये ना पड़े। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके लिए अपना स्क्वाड्रन लीडर, अपने एयरफोर्स पर्सनल जो मारे गए वहां एक मैसेकर में, निहत्थे लोग, उनकी जाने प्रिय नहीं है, तो फिर हम तो किसी गिनती में नहीं है। और ये टाडा कोर्ट का मुकदमा है। तो दूरदर्शन के डायरेक्टर लसकौल मारे गए, रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू मारे गए, टिकालाल टपलू मारे गए। क्या बताएं? मतलब ये तो वो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी की ट्रॉफीज थी। सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। ये हमारे समुदाय का भाल थे, मस्तक थे, तिलक थे। इनसे हम प्रेरणा लेते थे, हमारा नेतृत्व थे। बाकी संख्या असंख्य है, सैकड़ों है, हजारों जघन्य अपराध हुए। तो उनके लिए जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। 20,000 FIRs हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट, जस्टिस। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि साहब ये तो कुछ बंदूक वाले आए थे, उन्होंने किया, हम तो खुद डरे हुए थे, हम क्या करते, हम आपको कैसे बचाते। बात भी ठीक है, लेकिन ये जो हमारे घरों में घुस गए, हमारी दुकानों में घुस गए, हमारे खेतों बागानों में घुस गए, हमारे व्यापार छीन लिए, नौकरियां ले ली, ये तो वहां के आम लोग हैं ना। ये बेनिफिशियरीज हैं हमारे जेनोसाइड के। अगर आप इनसे उस अनैतिक लाभ को वापस नहीं लेंगे, जो हमारे छिने हुए घर हैं, दुकानें हैं, जायदाद है, तो उनके पास एक इंसेंटिव बना रहेगा कि भविष्य में फिर से इन्हें मारिए। बहुत बढ़िया बात की। और फिर से इनसे जायदाद लीजिए। तो आपको इन बेनिफिशियरीज को ये जतलाना पड़ेगा कि ये हराम है आपके लिए, और आपके पेट में हाथ डालकर निकालना पड़ेगा इसे। उसके लिए कानून बने, सरकार व्यवस्था करे। वो तो रिकॉर्ड्स में दर्ज है। चलिए, आप अचल संपत्ति, आपने गहना लूटा, उसका क्या करेंगे, लेकिन मकान जमीन तो वही है ना, वो तो कोई कंधे पे लाद के नहीं ले जा सकता, वो तो वापस लीजिए। और चौथी बात, कश्मीर में हमें हमारा हिस्सा दीजिए। अब हम फिर छितरा कर, बिखरा कर, इधर उधर 2-4 घर इधर, 2-4 घर उधर रहकर सॉफ्ट टारगेट्स नहीं बनना चाहते। हिस्से से मतलब आपका? कश्मीर की घाटी का एक हिस्सा कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाने के लिए दिया जाए, जहां सिर्फ वही, जहां हम हों और इस देश का राष्ट्रभक्त समुदाय आए, रहे, लेकिन उस स्थान का इंतजाम वो हमारे हाथ में हो, वो हमारी जगह हो, वो हमारे लिए हो। क्या ये प्रस्ताव कभी सरकार के सामने रखा गया? जी हाँ। क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर आप हमें बिखरा कर फिर से भेजेंगे, हम फिर से काट डाले जाएंगे, और हम इन पर तो भरोसा कर नहीं सकते जिन्होंने मुखबरी करके हमें मरवाया। तो हमें अपना एक क्षेत्र दीजिए, हम उसकी व्यवस्था, हमने अस्पताल चलाए हैं, स्कूल चलाए हैं, दफ्तर चलाए हैं, बिजनेसेस चलाए हैं, हम उसको एक मॉडल टेरिटरी बना के आपको देंगे।
इसी देश के भीतर हमारा समुदाय, हम वहाँ पर्यटन के लिए नहीं जाना चाह रहे, हम अपने समुदाय के पुनर्निर्माण के लिए जाना चाह रहे हैं। हम ऐसे बिखरे हैं कि हमारे बच्चे अब कश्मीरी नहीं सीख पा रहे हैं, हम लोग अपने व्यंजन नहीं खा पा रहे हैं, अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, एक समुदाय की तरह रह नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ शादियाँ अब नॉन कश्मीरीज में हो रही हैं। हम तो भाप की तरह उड़ जाएंगे एक पीढ़ी और, फिर ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। तो अगर हमको अपनी अस्मिता, अपनी पहचान बनाए रखनी है तो हमें एक साथ रहना है, और एक साथ हम अपनी जमीन पर रहेंगे तो फिर पनप पाएंगे। सही बात, ये मांग है। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील सर आपका, इतने पेचीदा मामले पर इतने संवेदनशील तरीके से, इतने विस्तार से अपनी पूरी बातचीत की। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी कश्मीर की समस्या को सुनते आए हैं, समझते आए हैं, उनकी जानकारी में बहुत इजाफा हुआ होगा। और जो मूल हमारी बातचीत का कहीं ना कहीं निष्कर्ष ये निकला है कि अभी भी जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए या जितनी वेदना होनी चाहिए, जो लोग कह सकते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो वेदना या संवेदनशीलता उतनी नहीं है, क्योंकि शायद वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है। और एक स्टेट के अंदर या राज्य के अंदर जो कह सकते हैं ना कि समस्या की आंख में आंख डालकर उसका निपटाना करने की जो हिम्मत होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो हुकूमतें दुनिया में कहीं भी वो स्टेटस को चाहती हैं, और जो भी चीज़ उनको लगता है कि अगर इसको हाथ लगाया तो बहुत ज़्यादा फिर कह सकते हैं कि समस्या खड़ी हो जाएंगी, तो उससे वो थोड़ा दूर ही रहती हैं। ये भी एक तल्ख हकीकत है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। अगर इस देश को बचना है तो इन तल्ख हकीकतों को आपने अपने दोनों हाथों से संभालना पड़ेगा। लीपापोती करके हम देर तक नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। महबूबा मुफ्ती ने कहा ना कि कश्मीर की समस्या ने दिल्ली के लाल किले पर दस्तक दी है, ये लाल किले तक नहीं रुकेगी जी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और उम्मीद करते हैं सरकार शायद इस बात को समझेगी। और जैसा कि हमने समस्याओं के लिए अक्सर हम कहते भी हैं कि अगर चूहे के सामने बिल्ली आ जाए और चूहा आंख बंद कर ले तो बिल्ली चली नहीं जाती है, बिल्ली उसे खा जाती है। आप समस्याओं से आंख मूंदेंगे तो समस्या चली नहीं जाएगी, समस्या आपको पूरा खा जाएगी। और जैसा सर ने कहा कि जो समस्या लाल किले पर आई है, हो सकता है वो बाकी हिंदुस्तान में भी पहुंच जाए। तो इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।